हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। अनसॉल्व पेपर हल कर रहे थे। सेट नंबर 6 चल रहा था, आर्ट्स बाइस BA। इसमें हम छठवें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और आज छठे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। मतलब 4 क्वेश्चन ही होते हैं इसमें, सभी को हल करेंगे। चलिए देखते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं और छठवें का हम हल करने वाले हैं। क्या दिखाई दे रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। मतलब क्वेश्चन बहुत खतरनाक से लगता है, अगर सही से नहीं पढ़ो तो पकड़ ना पाओ। एक कैसा है, बेलनाकार लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस है जिसके जो आधार और शिखर हैं, ऊपर और दोनों नीचे वाले हिस्से, वो दोनों कैसे हैं, अर्धगोलाकार है। यानी यहाँ पे अर्धगोलाकार हिस्सा चिपकाया हुआ है, यहाँ पे भी अर्धगोलाकार हिस्सा चिपकाया हुआ है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस भाग का बेलनाकार भाग है जो उसका व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर इस बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इस अर्धगोलाकार भाग का व्यास कितना होगा, उसका भी 14 सेंटीमीटर होगा। इसका कितना होगा, इसका भी 14 सेंटीमीटर होगा। समझ गए ना? समझना बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। मतलब आगे बढ़ते हैं। और उस कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। और अच्छा ठीक है, ध्यान से समझने कि बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर, बेलनाकार जो भाग है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। कन्फ्यूज़न वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पे हम लेकर चलते हैं इसको कि बेलनाकार भाग की ही कुल ऊंचाई अगर ये कहना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे समझेंगे ऐसा, ये यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ठोस की या फिर ये जो वस्तु है उसकी कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर कह देता तो यहाँ से यहाँ तक लेना होता, लेकिन इन्होंने पहले कहा कि बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ठीक है, और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। इसी की कुल ऊंचाई की बात कह रहा है। इसमें शब्दों का बहुत बड़ा खेल है, अगर शब्द नहीं पकड़ में आए तो गए काम से। ये कन्फ्यूज़न वाला सवाल है, मुझे काफ़ी समय लग रहा है इसको प्रोसेस करने में, लेकिन आपके साथ ही हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब इसका ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए और पाई के मान 22/7 लीजिए। तो बहुत अच्छी बात है भाई, पाई का मान तो 22/7 हम लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में पहले जो चीज़ें दी गई हैं हम उनको लिख लेते हैं। क्या चीज़ें दी गई हैं? तो बेलनाकार भाग हम यहाँ पे लिखेंगे, बेलनाकार भाग। बेलनाकार भाग के जो आधार का व्यास है, आधार का व्यास वो है 14 सेंटीमीटर। ओके। त्रिज्या क्या होता है, उसका आधा होता है। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 14 का आधा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या भैया, ऊंचाई h बराबर 30 सेंटीमीटर। ओके। अब ये जो दो अर्धगोलाकार भाग हैं इनकी बारी आ जाती है। लिखेंगे अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या। अच्छा, इसकी त्रिज्या कुछ अलग तो होगी नहीं, जितनी इसकी त्रिज्या है उसकी उतनी ही इसकी भी रहेगी। तो इसको भी 8 से ही क्यों ना दिखा दिया जाए और 7 सेंटीमीटर ही कह दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसके पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा भैया? संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा क्या? हम कह सकते हैं कि जो बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठ, क्योंकि भैया ऊपर वाला सतह तो इसने ढक लिया, दिखाई दे नहीं रहा है। जैसे ये बेलनाकार भाग है भैया, ये वाली सतह तो ढक गई है ना, कैप लग गया है इसके ऊपर, ये वाला ये दिखाई नहीं देगा। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई देगा। तो खाली
ये वक्र पृष्ठ बचेगा, ये वाला वक्र पृष्ठ अकेले बचेगा, ऊपर वाला हिस्सा ये चपटा वाला हिस्सा इसमें नहीं होगा। ओके, मेरी स्याही बह जा रही है। तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, एक मिनट, वक्र पृष्ठ और प्लस लगाएंगे और दो गुणते क्यों? क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी अर्धगोला है, तो दो गुणते अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ओके, ठीक है, ये हो गया पूरा फार्मूला, पूरा हो गया। अब मतलब बेसिक तो पूरा ही हो गया, फार्मूला नहीं लिखा गया, अब फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो याद कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत लंबी है भाई, इन सभी को पूरा जो चैप्टर जिसमें आया ना वो पूरा ख़त्म किया है, तो जाके उसे देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, तो जाके देख लेना। ओके, आगे चलते हैं। तो 2πr/h ये वक्र पृष्ठ हो गया इसका, दो गुणते मतलब पहले प्लस लगाते हैं, दो गुणते लिखते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² होता है, तो 2πr² रख दिया। पाई के मान अभी मत रखना, पहले जोड़ लेना, ठीक है, तब रखना, तब आसान रहता है। आर का मान कितना है? यही अपना 7 रख ही दें क्या यार, 7 कट जाएगा ना, रख देते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा कंजूस बन जाना। क्या बन जाना? कंजूस। पाई के मान तब रखना जब 7 से कटने वाली कोई गिनती दिखाई दे रही हो। जैसे त्रिज्या यहाँ पे 7 है ना, तो रख दो, और h की वैल्यू तो 30 है, रख दिया, प्लस 2 गुणते पाई के मान 22/7 गुणते यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? 7 है, उसको 2 बार लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 7 लिखना था, 2 बार 7। अब 7 से 7 कट जा रहा है, काट देते हैं, गुणा करा लेते हैं। गुणा कराना है, ध्यान से देखना कि इधर ये जो 30 का 0 है ऐसे लिख लो, ठीक। 3 और 2 का गुणा, 3 दूनिया 6 कर लो, 6 दूनिया 12, हाँ से लगे 6 दूनिया 12 13, बड़ी आसानी से गुणा हो गया, ठीक। ऐसे टुकड़ों में देखोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, नहीं तो मुश्किल तो है ही। प्लस अब क्या करें? 7 दूनिया 14, 14 दूनिया 28, कहीं तो 28 का पहाड़ा ही नहीं आता, लेकिन 28 दूनिया 56 तो जाना है ना, आसानी से हो जाएगा, कर लेना यार, हो जाएगा इतना। तो 7 दूनिया 14, 14 दूनिया 28, 28 का पहाड़ा, 28 दूनिया 56 होता है, मेरे ख्याल से 8 दूनिया 16, 2 दूनिया 4 1 5, हाँ सही है, 56 ही होता है। तो 28 दूनिया 56 का 6 से लगे 5, 28 दूनिया 56, उसमें 5 जोड़ दो, 56, 57, 58, 59, 60, 61, इतना प्राप्त हो गया है। अब दोनों को जोड़ दो, बस हो गया। यहाँ पे 6 हो गया, ये 1 और 2 मिलकर के 3 हो गए, 6 और 3 मिलकर के 6 3 9 हो गए, और 1 हो गया, 1936। अब इसका मात्रक क्या रहेगा? क्योंकि बिना मात्रक के ये जो सवाल है अधूरी है, और 4 नंबर के सवाल में अगर आपने मात्रक नहीं लिखा, हो सकता है कि नंबर काट लिया जाए। तो चूँकि ये संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सही है, एकदम सही है। तो मतलब ये काम ख़त्म हो गया, अब अगले वाले सवाल पे चल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब 6वें का ख वाला प्रश्न देखते हैं कि क्या है प्रश्न में। प्रश्न में हमको एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो मैंने फिगर किया, अब आपको समझा पाए इतना तो पॉसिबल है नहीं, तो फिगर बनाते हैं। पहले क्या गंदी शक्ल बना के आया है ये, शायद मुंह नहीं धोता ये सवाल। चलो हाँ, ठीक ठाक लग रहा है कि हमने बना दिया है। ओके, ठीक ठाक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है। ओके, तो कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। बी सी बराबर 8 है, पी क्यू बराबर 4 है, बी ए बराबर 6.5 है, पी ए बराबर 2, ए पी बराबर 2.8 है। तो सी ए और ए क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ठीक ठाक प्रश्न है, बड़ी आसानी से हो जाने वाला है,
टेंशन नहीं लेना है। इसमें अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो भाई समझ लो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इस प्रश्न को हल करने के बाद। देखिए सबसे पहले तो दिया है वाला छाप लो, ऐसा लिख लो दिया है, क्या दिया है, वो जो चीज़ें दी गई हैं ना सब लिखो। इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं कि त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज AAP, क्योंकि यही नाम है, नाम का सीक्वेंस एकदम मतलब जो लाइन से लिखा गया है वही एकदम होना चाहिए, उसमें कोई भी मतलब बदलाव करोगे तो गलत हो गया है, आंसर मिलने वाला नहीं है, ठीक। और इसके बाद अपना BC है 8 सेंटीमीटर, PQ है 4 सेंटीमीटर, BA है 6.5 सेंटीमीटर और AP है 2.8 सेंटीमीटर। और हमको CA और AQ ज्ञात करना है। चित्र तो हमने बना ही रखा है, तो CA और AQ है कहाँ पे ये देख लेते हैं। CA मतलब ये वाली लाइन और AQ मतलब ये वाली लाइन। CA और AQ, हाँ ठीक है, काफ़ी है, हो गया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा कैसे, मतलब कैसे, फिगर में देखने की ज़रूरत नहीं है, इनमें इन चीज़ों को रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आएगा। और देखते हैं सबसे पहले तो यही जो दिया गया उसको लिख लो, चूँकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल APQ के, ये दोनों सिमिलर हो गए, बराबर हो गए, ठीक, समान है। यार बराबर नहीं, समरूप कहा जाता है, हाँ सिमिलर यानी कि समरूप है। जब ये समरूप हैं तो यहाँ पे मत खोजने जाओ कि ABC APQ कौन सिमिलर, कैसे क्या कैसा, कुछ मत देखो, ध्यान से देखो, ऐसे समझो। क्या समझना है, यहाँ पे इसके नाम निकालने हैं कि AB बटे AP, यहाँ पे AP हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC बटे PQ, बराबर हो जाएगा AC बटे AQ। वैसे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है कि अगर इन्होंने AB का मान दे दिया है या फिर ये समरूपता लिखने में गलत कर दिए हैं इन्होंने। एक मिनट मुझे चेक करना होगा। त्रिभुज ABC ठीक है, APQ हाँ गंदा सा A बनाया है पर APQ ही लिखा है, APQ लिखा है, ठीक है, AQ AC। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलतियां हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर क्वेश्चन तो गलत आ ही नहीं सकता बोर्ड में, उसको तो क्रॉस चेक किया ही जाता है। यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है भाई, देखें कि समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात समानुपाती होते हैं, मतलब समानुपाती होती हैं भुजाएं, और यहीं से देख कर के आपको लिखना होता है। फिगर से देख कर लिखेंगे कभी सही होगा कभी गलत हो जाएगा, तो वहाँ से देखना, ये देखना भी तभी हो पाता है जब आपको ये दिया गया हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध तो करना नहीं था, सिद्ध हो ही नहीं पाएगा। अब होगा क्या कि आप देखेंगे AB का मान आपको दिया गया है 6.5, AP का मान आपको दिया है 2.8, BC का मान दिया है 8, PQ को मान दिया है 4 और AC का मान नहीं पता है और AQ का भी मान नहीं पता है। होना ये चाहिए था कि ये वाला हिस्सा इधर हो जाए, AC यहाँ पे रह जाए, ऐसा कुछ अनुपात बन पाए जिसके वजह से सॉल्व हो पाए तो आसानी से आ जाता। कहाँ कन्फ्यूज़न दूर करने गए थे और ये वहाँ कन्फ्यूज़न में फंस गए। बड़ी विडंबना है इस प्रश्न की। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसे ज़बरदस्ती सुधारा जाए तो क्या किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इसे छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर दे पाना किसी के भी बस का नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये आंसर इसका हो नहीं पाएगा। या तो इसमें सुधार किया जाए, ठीक है, या तो इसमें जो दिया गया है उसमें से किसी एक का मान बदल दिया जाए, ठीक। मान लीजिए हम BC की जगह पे AC का मान, यहाँ पे BC की जगह पे AC का मान दे रहे होते और
ए बी का मान बी सी का मान पूछ रहे होते हैं, ठीक है, तब संभावना जताई जा सकती थी कि कुछ आंसर आ सकता है। अभी यहाँ पे कोई भी उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, तो ये प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं, हम रोक देते हैं, अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। इसमें थोड़ी सी गलती है, अगर ये सुधर जाता मतलब सही होता तो सही ही मिलता, लेकिन अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखना कि बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते, उनको साफ सुथरे तौर पर मतलब बहुत अच्छे से सुधार कर दिया जाता है, और कभी अगर एक आध बार कभी गलती हो गई तो एक अनाउंसमेंट आता है भाई कि यहाँ पे ये सुधार करना है, ठीक है, लेकिन आमतौर पे ये गलत नहीं होते हैं। यहाँ पे इस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इतने क्वेश्चन हमने हल कर लिए, इतने सेट हल कर लिए, लेकिन एक पहला क्वेश्चन मिला है जहाँ पे थोड़ी सी गलती है, जिसकी वजह से आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं है। और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है छठे का गा वाला प्रश्न। और इस प्रश्न में हमको क्या दिया गया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 9 है। संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या याद कीजिए। ओके, तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का ये प्रश्न है, जिसमें 2 अंकों वाली संख्या की अगर बात करें तो 2 अंकों वाली संख्या की जो शुरुआत होती है वो 10 से होती है। 10, 11, 12 ये सारी संख्याएं हैं और 99 तक जाती है। ये सभी 2 अंकों वाली संख्याएं होती हैं, जिनमें इकाई और दहाई का अंक होता है, ये इकाई और दहाई का अंक होता है। और यहाँ पे जो संख्या होती है वो जो ये 12 है वो 10, 2, 12 होती है, यानी दहाई में 10 से गुणा होता है। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी वही चलने वाला है। तो हम भैया यहाँ पे शुरू करेंगे मानना, ठीक है, मानना हम इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक मान लेते हैं x, और हम दहाई का अंक ये मान लेते हैं y। और उसके बाद हमको एक संख्या भी माननी पड़ेगी, ये प्रश्न बड़ा फेमस है, और आपको संख्या माननी पड़ेगी। जो भी दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा होता है, उसके बाद जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 43 की, तो इसमें 40 3 43 है, यानी 40 प्लस 3 है 43 होने के लिए, ठीक है। तो यही वो पैटर्न रहता है। दहाई y है, यहाँ पे हमने माना है, तो 10y प्लस x यहाँ पे इकाई का अंक हमने जोड़ दिया। अब इसमें एक चीज़ और आया है, संख्या के जो अंकों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या हो रही है, वो भी हम यहाँ पे मान लेंगे। अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या क्या है? प्राप्त संख्या वो प्राप्त संख्या होगी, अभी x में 10 से गुणा करेंगे तो 10x प्लस y। जैसे ये 43 था, अगर हम इसको उलट देते हैं तो 34 हो जाता है। अब क्या है, ये 30 4 34 है, यानी कि अभी जो 4 में गुणा हो रहा था अब 3 में गुणा होने लगा, यानी कि उलट गए हैं। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कह रहा है कि अंकों का योगफल 9 है, ठीक है। प्रथम शर्त क्या है कि अंकों का जो योगफल है वो 9 है। अंकों का जो योग है वो क्या है? 9, यानी x प्लस वाई बराबर है 9, जिसे हम कहेंगे समीकरण नंबर तुम 1 बन जाओ, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। उसके बाद हमारे पास है कि यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो जो नई संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो जो नई शर्त है, द्वितीय शर्त, वो भी लिखना होगा। द्वितीय शर्त कि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या यानी पुरानी संख्या से 27 अधिक है, ठीक, 27 अधिक है, सॉरी जाने देते हैं इसको। तो अंकों पे जो बदलने पर संख्या है, यानी ये वाली जो संख्या है, ये 10x
10x प्लस वाई है। ये पुरानी वाली संख्या यानी 10y प्लस x से 27 ज़्यादा है। पुरानी वाले में हमने 27 जोड़ दिया तो नई वाली संख्या के वो बराबर हो गया। अब जब इसके ये बराबर हो गया है तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इन कोष्टकों को हटा ही देते हैं, कोई काम के है नहीं है, इधर भेज देते हैं इनको लोगों को। तो ये 10x है, उसमें से ये x माइनस में और ये प्लस y है, ये 10y इधर आएगा माइनस 10y हो जाएगा और बराबर 27 रहने दीजिए उसको। इधर घटा दीजिए, यहाँ पे 9x मिल जाएगा, यहाँ पे घटा दीजिए माइनस 9y मिल जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा। और ऐसा कीजिए 9 से भाग कर दीजिए, 9 से भाग, ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाए। 9 से इसमें भाग करेंगे x मिल जाएगा, 9 से इसमें भाग करेंगे y मिल जाएगा और इसमें 9 त्रिक 27 यानी 3 मिल जाएगा, जिसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। ओके, 2 समीकरण बनकर आपके तैयार हो गए हैं। इन दोनों समीकरणों को आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? जोड़ने और घटाने वाला काम हम कर सकते हैं। किस प्रकार से? आई थिंक इधर से देखना ठीक नहीं रहेगा, दिखाई नहीं देगा। तो अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो y प्लस माइनस में हम कट जाएंगे। ठीक, तो वही हम काम करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 9 था, x माइनस वाई बराबर क्या है? 3 है। हम इसको ऐड करने वाले हैं। y कट जाएगा 2x, 9 3 12, x बराबर 12/2, 6 12, x बराबर 6। ये हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहीं पे रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 9, तो 6 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 6, y बराबर 3, y बराबर 3 मिल गए। अब हमको ज्ञात करनी थी संख्या। क्या ज्ञात करनी थी? संख्या ज्ञात करनी थी। तो संख्या क्या थी? संख्या थी 10y प्लस x। संख्या थी 10y प्लस x थी, तो 10 रख दिया, y की वैल्यू तो 3 है, प्लस x की वैल्यू 6 है। 10 3 30 प्लस 6 यानी कि 36। तो संख्या क्या मिल गई? 36 मिल गई है। तो आंसर हमारा यही 36 सही है। ठीक है, ठीक है भैया। तो कैसा लगा? ठीक ठाक? भाई बात यही है कि भयंकर है थोड़ा सा, और ये जो क्वेश्चन है इतना भी भयंकर नहीं है, क्योंकि कक्षा 8 में है, ये 8 वाले स्टूडेंट से हल करते हैं। पर आपके साथ समस्या इस बात की है कि जब 8 में गए थे आप, तब लॉकडाउन था, छुट्टी हो गई थी स्कूलों की, ऐसे ही पास हो गए, तो समस्या तो आएगी ही। खैर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अगले प्रश्न में। 6वें का घ वाला प्रश्न है, जो कि एक त्रिकोणमिति वाला प्रश्न है। ऊंचाई और दूरी यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इसमें होने वाले हैं। तो प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या दिखाई दे रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। बहुत अच्छी बात है। पहले हम घ नंबर लिख लेते हैं। ओके, हमने लिख लिया, और उसके बाद हम मार्कर सीधा कर लेते हैं क्योंकि स्याही ज़्यादा हो गई है, और उसके बाद हम चित्र बनाते हैं। तो एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो पेड़ पर बैठाने के लिए पहले तो ज़मीन तो होनी चाहिए, ज़मीन होने के लिए फिर पेड़ होने चाहिए, और पेड़ होने के लिए उसकी लंबाई होनी चाहिए 80 मीटर। ठीक, यहाँ पे चिड़िया बैठ गई है, बैठ जाने दीजिए। 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर चिड़िया को उन्नयन कोण 45 अंश है। पृथ्वी तल पर यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। ये वाला मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है।
हम यहाँ पे बना देते हैं, मान लीजिए ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब क्या करते हैं कि चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से समान रहती है। चिड़िया उड़ रही है, इधर जाए या इधर जाए, लेकिन ऐसे नहीं जा रही, ऐसे नहीं जा रही है, ये समान ऊंचाई पर ऐसे उड़ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से उड़ रही है। और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से इस वाले बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है 2 सेकंड बाद। अगर चिड़िया इधर आती है तो उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा, उधर जाना पड़ेगा ताकि उन्नयन कोण घटे। तो चिड़िया यहाँ की ओर जाती है और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है उसको 2 सेकंड का लग रहा है। हम थोड़ा सा इसको मिला देते हैं। हम डॉटेड क्यों मिला रहे हैं, हम सीधा भी मिला सकते थे। और अब यहाँ पे बन रहा है 30 अंश का कोण। ओके, 30 अंश का कोण बना हुआ है। इसका मान लिख लेते हैं, मान लीजिए डी हो गया, इसका नाम लिख लेते हैं ई हो गया। ओके, इसको मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। तो आपको यहाँ पे याद करना है पाई का मान अंडर रूट 3 का मान 1.732 दिया गया है और चिड़िया की चाल ज्ञात करनी है। तो चिड़िया की चाल ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि चिड़िया की चाल ज्ञात कैसे होगी। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 सेकंड का समय लग रहा है। अगर हमको इसकी लंबाई मीटर में पता चल जाएगी तो चाल बराबर दूरी बटा समय करके हम लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो होगा कैसे, ठीक, तो सोचने दो भाई कि क्या चलाएंगे। ठीक है, पहले शुरू से डिटेल्स को यहाँ पे भरते हुए चलते हैं। ठीक, जो हमारा पेड़ है उसकी ऊंचाई लिखते हैं। ये जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई, अब पेड़ की ऊंचाई को हमने लिया है BC बराबर 80 मीटर। ठीक, कोण CAB, उन्नयन कोण CAB बराबर 45 अंश, कोण DAE ले लेते हैं, AE बराबर 30 अंश। ये हमने लिख लिया। और क्या मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली जाए, क्या ना माना जाए, कुछ ना मानिए, जाने दीजिए, वैसे भी काम चल ही जाएगा, चल जाएगा। यहाँ तक की लंबाई जो है वो बस इतना मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए, चूँकि CB बराबर DE, CB बराबर हो जाएगा DE और वो दोनों हो जाएंगे 80 मीटर के। ठीक, C से D तक उड़ने में चिड़िया को लगा समय, चिड़िया को C से D तक जाने में जो लगा समय है वो हम 2 सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड लिख लिया, लिखना ज़रूरी था। जितनी भी चीज़ें दी जाएँ अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है तो उनको लिख लीजिए, यही सबसे ज़रूरी बात होती है। और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना शुरू किया जाता है। ठीक, जो भी कोण जितना हो पाते हैं वो सब बराबर लिखना ज़रूरी होता है। कौन उन्नयन कोण है, कहाँ अवनमन कोण बन रहा है वो लिखना ज़रूरी होता है। कौन किसके बराबर हो रहा है वो भी लिखना ज़रूरी होता है। एक तो यहाँ पे BE और CD बराबर है वो भी लिख लेते हैं, BE बराबर CD है वो भी लिख लो, भर दो यहीं पे, भरने में क्या है। अब शुरू करते हैं, शुरू करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण कितना बन रहा है, पूरा वाला ये वाला कोण कितना है 45 का, और लाल बटे का tan में ही आना, क्योंकि हमेशा जब भी आप ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले प्रश्न को करेंगे ज़्यादातर 95% क्वेश्चन तक आपका क्या है कि tan ही लगेगा। कुछ एक प्रश्न में आपको sin या cos देखने को मिलते हैं, बाकी सभी जगह पर tan ही लगते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री। यार डायरेक्ट कोण रख दिया, बिल्कुल tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधा, लंब है BC
और आधार है ए बी, ए बी। बस tan 45 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1, ठेगा नहीं 1, ठीक बात है 1 होता है। और BC का मान कितना है 80, यहाँ पे देख लो ये BC क्या है 80 तो है, और नीचे AB, AB के इधर ले आकर गुणा करा दो तो AB बराबर क्या हो जाएगा 80 मीटर हो गया। AB बराबर यहाँ वाला 80 मीटर हो गया। अब क्या निकालना है हमको, BE निकालना है ना रे, BE निकालना है। तो BE निकालने के लिए हम पहुँच रहे हैं, थम जाओ, त्रिभुज नाम तो लिखने दो, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, AED में लिखना कितना, tan ही लिखना है, कोण कितना है 30 अंश, यहाँ पे ये वाला कितना है 30 अंश ही तो है, 30 अंश, tan 30 बराबर लंब कितना है DE, DE, और आधार कितना है AE, AE हो गया। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक, याद तो होना ही चाहिए इसको। और DE की वैल्यू कितनी है, जितनी ये थी 80, 80 लिख लो। AE की वैल्यू कितनी है, AE पूरा कितना है, वो है यहाँ से यहाँ तक 80 प्लस BE, ठीक है 80 प्लस BE, बस इतना ही लिख लो, काफ़ी हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। इसको इधर गुणा करा दो, √3 का उधर गुणा करा देते हैं, ठीक, इसको इधर पहुंचाओगे तो हो जाएगा 80 प्लस BE बराबर उसका 80 √3, इसका इधर गुणा करा दिया। और √3 का मान 1.732 दिया है, उसको भी रख ही दो भैया अभी, और कोई गुंजाइश तो लग नहीं रही है, रख देते हैं क्योंकि 80 को घटाना है ना, तो पहले रखते हैं, चलो रखते हैं थोड़ी देर बाद, 80 √3 रखते हैं, इस 80 को भेजते हैं यहाँ पे, -80 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से 80 कॉमन ले लेते हैं, √3 -1 हो जाएगा, और उसके बाद अब हम रख देते हैं 1.732 -1। अब क्यों रखा सर, क्योंकि बस अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रख दिए। अब घटा दो, इसमें से घट जाएगा, और घटाना ध्यान से करना, क्योंकि घटाना अगर इस प्रकार से किया कि 1.732 -1 तो बहुत मार पड़ेगी, समझ लेना बहुत मार पड़ेगी। यही घटाना सीखे हो का, ये जो 1 है यहाँ लिखाएगा बबुआ, वहाँ नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या नहीं है, दशमलव के बाद ही दशमलव वाली संख्या रखते हैं, दशमलव के पहले, दशमलव जिसमें दशमलव नहीं होता है वो दशमलव के पहले रखी जाती है, पीछे रखोगे तो मार खाओगे। घटाना, 2 में से कुछ नहीं घटा, अच्छा नहीं अच्छा लग रहा है का, लो 0 0 0 भरा दो। अब इसमें 3 घटेगा, 7 में से कुछ नहीं घटेगा, हो जाएगा 1 में से गए 0 हो के ना, तो 0.732 में लग गया। अब गुणा करा दो गुणा, अभी आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा बड़ी उथलैली रहती है कि सर आंसर नहीं मिला है, जल्दी रहता है कहने का ना, अभी नहीं मिलेगा, अभी काफ़ी समय है, गुणा करा लेते हैं। वैसे मुझे लग रहा था नहीं कराते हैं, क्योंकि भी भाग तो कराना ही है, वो जो ये जो 2 सेकंड है ऐसे भाग करवाना ना, लेकिन कर लो ठीक है, 2 से भाग कर लेना। गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 हंसी लगे 1। पहले बात तो इस 0 की वजह से कि 0 पीछे बढ़ा के रखो, 8 दूनी 16 86 लगे 1, 8 3 24 1 25 हंसी लगे 2, 8 7 56 57 58 58 58, 3 अंकों पे दशमलव लगा, इस वाले 0 में गुणा करा कर 0 आगे आ जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, पीछे से 3 अंकों पे दशमलव लगा तो यहाँ पे 58.56 हो जाएगा। ये मीटर में है डिस्टेंस, कहाँ की, बी से ई की डिस्टेंस है, जो कि सी डी के बराबर होगी, ठीक है, ये बी ई है जो कि सी डी के बराबर होगी 58.56 मीटर होगी। और हमको क्या निकालनी है, चिड़िया की चाल निकालनी है, तो चिड़िया की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय होता है, और दूरी कितनी है 58.56 अपॉन समय कितना है 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड, 2 से भाग कर दो, बस आंसर मिल चुका है। 2 दूनी 4,
2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16, 29.28 मीटर प्रति सेकंड चिड़िया की चाल। कुछ ज़्यादा गंदा लिख दिया, इधर काफ़ी जगह छोड़ दी, उधर सटा सटा के लिख दिया। यही दिक्कत होती है मेरी, अनुभव नहीं है कि कितना लिखना है। खैर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और अच्छा दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक ही ठाक दिख रहा है। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारी हिम्मत है और आप लोगों से ही हमारी उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।